बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑन केमिस्ट्री की घंटी। तो प्यारे बच्चों, आज हम विजय सीरीज का थर्ड पार्ट लाए हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेसिकली बच्चे इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, या तो ये समझ नहीं आता या फिर हो सकता है हम इसको ज़्यादा थोड़ा इग्नोर मारते हैं कि नॉट सो इम्पोर्टेंट। बट आपको बता देती हूँ 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आपको श्योरली एग्ज़ाम में मिलेगा। तो आज हम पढ़ेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री बेटा बेसिकली एक तरह से हम ये कह सकते हैं आइसोमर्स ऑफ केमिस्ट्री। आइसोमर्स देखो 2 तरह के होंगे, एक आप देखोगे स्टीरियो आइसोमर्स और दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। तो पहले तो इनमें दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। बेटा अगर आपको कार्बन के चारों तरफ ये ग्रुप जुड़े हुए हैं ABCD टाइप, अगर ये डिफरेंट हैं तो उसको हम कहेंगे बॉन्ड की कनेक्टिविटी इज डिफरेंट। और अगर कोई भी एक ग्रुप सेम है तो हम कहेंगे बॉन्ड कनेक्टिविटी इसमें क्या है, सेम है। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स वो आइसोमर्स होंगे जिनमें बॉन्ड कनेक्टिविटी सेम होगी, और जिनमें डिफरेंट होगी वो होंगे स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर्स का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको कुछ ऐसे टर्म्स बताऊंगी लाइक व्हाट इज asymmetric center, what is optical active compound and chiral carbon and stereo center हैं। ये सारी चीज़ें एक ही हम समझने के लिए कह सकते हैं, जब कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप से जुड़ी हैं तो उसको हम बोलते हैं कायरल कार्बन, और इस सेंटर को बोलते हैं एसिमेट्रिक सेंटर, और इसी सेंटर को बोलते हैं स्टीरियो सेंटर। ओके, क्या बोलेंगे, कायरल कार्बन, स्टीरियो सेंटर या एसिमेट्रिक सेंटर। डन बच्चों। देन उसके बाद हम बताएंगे व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। एक्चुअली ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड वो कंपाउंड्स होंगे जिसके पास अपना एक एसिमेट्रिक सेंटर है या कायरल कार्बन है। ठीक है, सिर्फ वो हो सकते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक बच्चों, अपन को जो मेनली एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेंगे वो इन्हीं के थ्रू मिलेंगे। एनिंशियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स, मीजो कंपाउंड एंड आइडेंटिकल कंपाउंड। अगर इन चारों में हमें अगर अंतर समझ में आने लग जाए तो हमारा कोई क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। स्टार्ट करते हैं एनिंशियोमर्स से। बेसिकली एनिंशियोमर्स क्या होते हैं बच्चों, एनिंशियोमर्स सच एज लाइक मैं ये कहूँ कि मेरा ये हाथ है और ये मैंने शीशे के सामने मिरर के सामने रखा, तो ऑब्वियस सी बात है जो ये अंगूठा आपको दिखाई दे रहा है यही मुझे भी शीशे में सबसे पहले दिखेगा, मतलब ये एक दूसरे को टच करेंगे, पीछे वाला हिस्सा तो नहीं करेगा। तो अगर मिरर इमेज बनती है तो कौन कौन सी चीज़ें पकड़नी है, बॉन्ड कनेक्टिविटी डिफरेंट, दूसरी बात एसिमेट्रिक सेंटर, तीसरी बात मिरर इमेज बननी चाहिए, और चौथी बात जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जब ये मिरर इमेज बन जाती है तो मैं इस मिरर इमेज को उठा करके इसके ऊपर रखती हूँ, रियल चीज़ के ऊपर, रियल कंपाउंड के ऊपर। तो अगर ये कंपाउंड सारे जो भी ग्रुप्स जुड़े हुए हैं ओवरलैप हो जाते हैं तो इसको कहते हैं हम कि मिरर इमेज इम्पॉसिबल है, सुपर इम्पॉसिबल है। बट अगर ये मिरर इमेज लाइक दिस, ये अंगूठा तो दिख रहा है, अगर ये सुपर इम्पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब कैसी है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल। सारे ग्रुप्स सारे ओवरलैप नहीं कर रहे। तो 4 ही पॉइंट है, बॉन्ड कनेक्टिविटी डिफरेंट होनी चाहिए, सेकंड थिंग इज मस्ट बी एसिमेट्रिक सेंटर। ठीक है, उसके बाद में बेटा अपने मिरर इमेज जो बने उसका ओवरलैप होना नहीं चाहिए, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होनी चाहिए। नेक्स्ट है डायस्टीरियोमर्स। बेसिकली बेटा इन दोनों में कैसे पहचान करें, लाइक आपने पिछला एग्जाम्पल देखा, ठीक है। अब इसको देखिए, ए कंपाउंड और बी कंपाउंड, इनमें आपको इधर H इधर Cl, और ऐसा मान लेते हैं कि बी कंपाउंड इसकी मिरर इमेज है, मान लेते हैं ऐसा, मैंने कहा नहीं कि मिरर इमेज ही है। तो ये Cl और ये Cl लाइक मिरर इमेज ही दिख रहा है, आधा आधा कंपाउंड तो, और आधा कंपाउंड अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो जिस डायरेक्शन में Br था उसी डायरेक्शन में इधर भी Br ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बॉन्ड कनेक्टिविटी, क्योंकि इस कार्बन से देखो अलग अलग ग्रुप्स जुड़ रहे हैं, बॉन्ड कनेक्टिविटी तो डिफरेंट है, लेकिन ये इसकी आधे कंपाउंड की मिरर इमेज नहीं है। तो अब मैं क्या कहती हूँ कि ये मिरर इमेज नहीं है, इसको मैं इसके ऊपर उठा के रखती हूँ, तो इसमें क्या होता है बेटा, कुछ ग्रुप्स देखो ये आधे ग्रुप्स जो ऊपर का ग्रुप है पूरे के पूरी तरह से ओवरलैप नहीं करेगा, लेकिन नीचे के जो ग्रुप्स हैं आधा हिस्सा जो है इसका वो पूरी तरह से इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, दे आर डायस्टीरियोमर्स। अच्छा
ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों अपना मीजो कंपाउंड्स। मीजो कंपाउंड के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस भी थोड़े से ज़्यादा होते हैं। मीजो कंपाउंड में बेटा कौन सी 4 चीज़ें ज़रूरी हैं? बॉन्ड कनेक्टिविटी डिफरेंट होनी चाहिए और एसिमेट्रिक सेंटर कम से कम 2 होने चाहिए। नेक्स्ट बेटा जो भी उसकी मिरर इमेज बनती है वो कैसी होनी चाहिए? मिरर इमेज जो बनती है वो कभी इसके ऊपर इम्पोजेबल नहीं होगी, इसके ऊपर ओवरलैप नहीं होगी। बट अगर हम उस कंपाउंड को 180 डिग्री एंगल पर रोटेट कर देते हैं तो जो ये कंपाउंड बना है, ये सी कंपाउंड जो बना है ए पर पूरी तरह से ओवरलैप हो जाता है। इस तरह के कंपाउंड क्या होते हैं? मीजो कंपाउंड। मैं ये एक पेपर लेती हूँ, ये पेपर मान लेते हैं मीजो कंपाउंड का ए है, ठीक है। अगर मैं इस कंपाउंड को पूरी तरह से इस तरह से मोड़ती हूँ तो इसमें देखो सारे कोने बिल्कुल बराबर बराबर है। मान लेते हैं 4 अलग अलग ग्रुप है। अगर इधर H है, इधर CH3, इधर H है, इधर CH3 है और मैंने इसको फोल्ड किया और ये सारे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गए तो इसको हम क्या बोलेंगे? मीजो कंपाउंड। ये तो बेटा कुछ इसका जर्नल तरीका हो गया बताने का। बाकी अगर इसको आप पहचान करना चाहते हो तो प्लान ऑफ सिमेट्री POS और COS भी आप इसमें चेक कर सकती है। POS कैसा होता है बेटा? आपने जो ये एक पूरा पेपर लिया है, अगर इसको आप इक्वली 2 पार्ट में बराबर बराबर डिवाइड कर सको, बराबर बराबर बांट सको और बराबर बांटने के बाद में सेम ही ग्रुप्स आए तो उसको कहते हैं हम प्लान ऑफ सिमेट्री। तो आप इसको एक बार इसे ध्यान से देखिए। आप इस कंपाउंड को मोड़ के देखेंगे ना तो पूरी तरह से फिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें POS है और जिसमें POS और COS होती है दैट मीन्स वो मीजो कंपाउंड होते ही हैं। तो आप इसमें चेक कर लीजिए इस एग्जांपल में, यही एग्जांपल कैसा है? मीजो कंपाउंड का एग्जांपल है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के एग्जांपल लेना, जो भी सिस और ट्रांस होंगे ना वो सारे के सारे डायस्टीरियोमर्स होते हैं। लाइक दिस, इसका जो ये एरिया दिख रहा है जो हमने डॉट 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 से रिप्रेजेंट किया है, इस कंपाउंड को इस कंपाउंड के इसके ऊपर रखते हैं तो आधा हिस्सा पूरी तरह से ओवरलैप हो जाता है इसके ऊपर। लाइक दिस दूसरे कंपाउंड में भी देखिए, इसका आधा हिस्सा, ये वाला हिस्सा पूरी तरह से ओवरलैप हो जाता है, ठीक है। तो बेटा ये डायस्टीरियोमर्स है। नेक्स्ट है बेटा आइडेंटिकल कंपाउंड। देखिए आइडेंटिकल हम ये कह सकते हैं किसी तरह से हम शक्ल होना। तो बेटा हम शक्ल कब हो सकते हैं? कोई ना कोई उनकी चीज़ सेम तो होनी चाहिए। तो अगर हम किसी भी कार्बन से कोई 2 ग्रुप सेम रखें, लाइक CH3 और इधर भी CH3, इधर H और इधर Cl, इस वाले कार्बन को ध्यान से देखिए बच्चों, जब हम इसको फोल्ड करते हैं तो इस CH3 के ऊपर ये CH3 ओवरलैप होता है। ऐसे कंपाउंड्स को हम आइडेंटिकल कंपाउंड्स कहते हैं। तो हमने इसमें क्या गौर किया कि इसमें असिमेट्रिक सेंटर नहीं है। जो इस कार्बन से जुड़ी हुई चारों वैलेंसी है, 2 अपनी सेम है। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट नहीं है वो आइडेंटिकल कंपाउंड्स हो सकते हैं, मीजो कंपाउंड नहीं हो सकते। ओके बच्चों, आई थिंक समझ में आया होगा आपको व्हाट इज एनेंशियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स, मीजो कंपाउंड्स एंड आइडेंटिकल कंपाउंड। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों अपना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हेलो एरीन्स। बेसिकली बेटा हेलो एरीन्स के बारे में मैं आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर का जनरल आइडिया दे चुकी थी। यहाँ पर आप 2 चीज़ देख रहे होंगे कि और पैरा पोजीशन पर ही क्या है, नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन है। तो मतलब क्या है, इसमें से जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही तो कोई भी एक इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पे जुड़ता होगा या फिर पैरा पे। ओके, अब देखिए कौन कौन सा, या तो हेलोजिनेशन होगा उसमें, या नाइट्रेशन, या सल्फोनेशन, या फिर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस के थ्रू एल्काइलेशन और एसिटाइलेशन। तो स्टार्ट करते हैं हेलोजिनेशन से। इसके लिए आप एक कंडीशन याद रखना, जब भी कोई हेलोबेंजीन, हेलोएरीन्स वगैरह अगर हेलोजिनेशन रिएक्शन करती हैं तो वो एनहाइड्राइड FeCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगी, नॉट AlCl3। ओके, तो बेटा बनना वही है, ऑर्थो पे या फिर पैरा पे प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो पैरा प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट है बेटा नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में देखिए HNO3 विद कंसनट्रेट H2SO4। तो इसमें से आपका जो NO2 है वो न्यूक्लियोफाइल है और ये ऑर्थो पैरा पर अटैक करता है। लास्ट है बेटा आपका H2SO4 को अगर आप थोड़ा सा गर्म कर दो तो उसमें क्या होगा, उसके साथ थोड़ा सा गर्म कर दें तो इसमें भी SO3H या तो ऑर्थो पे जुड़ता है या फिर पैरा पे। अब बेटा नेक्स्ट है, इम्पोर्टेंट भी है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बेसिकली 2 तरह की होती है।
एल्काइलेशन एंड एसिटाइलेशन। देखिए एल्काइलेशन में क्या है, दोनों में रिएजेंट सेम है, एनहाइड्राइड AlCl3। अब एल्काइलेशन क्या है बेटा, RCl। तो आप एक काम कर दीजिए, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर दीजिए। तो Cl माइनस अपना बाहर, ये बचा R+, और R+ करेगा अटैक क्या, ऑर्थो पे या फिर पैरा पोजीशन पर, ठीक है। तो यहाँ पर जुड़िए आपका R। नेक्स्ट है बेटा, अगर आपने RCO Cl के साथ में रिएक्शन कराई है तो Cl को माइनस कर दीजिए, RCO पॉजिटिव को अलग कर दीजिए। तो इसमें जो कार्बन है इसके पास में प्लस चार्ज है, तो ये अटैक करेगा ऑर्थो पे और इधर या फिर पैरा पे। ओके बच्चों, तो ये अपने होंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हेलो एरिन्स। अब एक बात बताती हूँ बच्चों कि जनरली अगर आपको, अब बेटा आपको रीज़न बताती हूँ कि हमने पैरा प्रोडक्ट पर ही मेजर प्रोडक्ट क्यों लिखा है। बेसिकली क्या है बेटा, मान लो आपके पास में एक अलमीरा है, अलमीरा में आपको बुक्स रखनी है और कपड़े रखनी है। अगर आप उसको प्रॉपरली अरेंज नहीं रखते हो, मतलब कहीं बुक फेंक दी, कहीं कपड़े फेंक दिए, तो ऐसे में क्या है, आपका जो एरिया है, स्पेस है, वो तो भर जाएगा ज़्यादा और चीज़ें आपकी मैनेज हो नहीं पाएंगी ठीक से। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से बुक्स को जमा रखना पड़ेगा और प्रॉपर तरीके से अपने को कपड़े फोल्ड करके रखने पड़ेंगे, तो कम एरिया में ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। तो हर एक कंपाउंड भी स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है। तो ड्यू टू क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेबिलिटी, जो आपकी क्रिस्टलाइन सॉलिड अच्छे बनने की वजह से क्या करते हैं, पैरा पोजीशन में ये एग्जिस्ट करते हैं। पैरा से होता ये है कि कम एरिया में चीज़ें ज़्यादा आती रहती है। वहीं ऑर्थो में क्या है, ऑर्थो में क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा ये स्पेस है जो खाली रह जाता है और खाली स्पेस अच्छा क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं बना पाता। तो ओनली एंड ओनली ड्यू टू क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेबिलिटी वी नीड ए पैरा प्रोडक्ट। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बचता है बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। बेसिकली इसका मैं सिंपल सा फंडा बताती हूँ बेटा। अगर आपको किसी भी तरह से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट चेक करना है तो आप दो ही चीज़ों पर डिपेंड हो, या तो उसका मॉलिक्यूलर मास देख लीजिए या फिर उसमें किस तरह की बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या नहीं है, बस इन दो चीज़ों पर डिपेंड रहिए, ठीक है। उससे अगला टॉपिक बेटा सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी का बेटा ऐसा है, अगर आपको हाइड्रोजन बॉन्ड दिखे तो उसमें सॉल्युबिलिटी पानी में ज़्यादा होती है, अदरवाइज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं। तो सॉल्युबिलिटी भी हाइड्रोजन बॉन्ड पर डिपेंड करती है। लेकिन पोलैरिटी की वजह से ये कैसे, पोलैरिटी की वजह से ये कैसे होते हैं बेटा, कम सॉल्युबल हो पाते हैं पानी में, ठीक है, एज कम्पेयर टू एल्कोहल्स, ठीक है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें एल्केन से तो उनसे ज़्यादा, हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं, ओनली एंड ओनली ड्यू टू पोलैरिटी, ठीक है बच्चों। ये हो गई सॉल्युबिलिटी की बात। और बेटा जब भी आपको मेल्टिंग पॉइंट की बात करनी हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई सा भी कंपाउंड हो, तीन चीज़ें ध्यान रखो। सबसे पहला, अगर सेम कंपाउंड्स हैं तो उसमें आप ये चेक करिए कि मोलिकुलर मास किसी का ज़्यादा है, लाइक आयोडीन से लाइक फ्लोरीन से क्लोरीन, तो ऑब्वियस सी बात है क्लोरीन का मोलिकुलर मास ज़्यादा है। तो एक फैक्टर तो ये हो गया। दूसरा फैक्टर ये है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग चेक कीजिए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर किसी में भी नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि आपको क्या लगाना पड़ेगा कंसेप्ट इस बार, मोलिकुलर मास का। तो आप देख लीजिए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा जिसके बेसिस पे हम फंस जाते हैं, ब्रांचिंग देख करके। अगर आपको कभी भी ऐसा दिखे लाइक 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री आइसो नियो एंड एन में, अगर एन आइसो एंड नियो में आपको चेक करना है किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो बेटा हमेशा याद रखिए, मान लो हमें चूल्हे में एक लकड़ी देनी है, तो आप जितनी मोटी थिक लकड़ी लोगे, जितनी मोटी लकड़ी होगी वो उतना ही टाइम लगेगी उसको जलाने में। लेकिन अगर उस 20 ग्राम की लकड़ी को हमने पार्ट्स में साइडों में से ज़्यादा निकाल दिया और बीच में से पतली है, तो चूल्हे में तो वो एक साथ ही जा रही है, और एक साथ जा रही है तो मतलब क्या हुआ इसका कि वो एक साथ ही जल भी रही होगी। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि उसका मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट हो गया कम। तो ब्रांचिंग में हमेशा क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। बट अगर लंबी चेन है, मोटी चेन है, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल चेन जो होती है, नॉर्मल। तो बेटा इनमें लगता है टाइम उसको जलाने में, तो अपन क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट उसका हाई होगा। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ऐसे लेक्चर्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बच्चों इसी चैप्टर का आपको क्वेश्चन सीरीज देखनी है तो नेक्स्ट लेक्चर का आप वेट कीजिए। थैंक यू सो मच।